हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही डेफिनेशन लिख के दी है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु, ठीक है, या क्या हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, जो कम क्रियाशील अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। एक बार मैं इसे आपको अच्छे से शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दूं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखो, इसमें क्या हुआ, माना एक अधिक क्रियाशील परमाणु ए मान लिया, ठीक है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, ठीक है। दूसरा, हमने परमाणु का समूह मान लिया बी में भी जो सी है ये माना हमने कम क्रियाशील परमाणु है, ये क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। इनके बीच में जब अभिक्रिया हुई तो जो ये अधिक क्रियाशील वाला परमाणु है इसने कम क्रियाशील वाले परमाणु यानी सी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और नया उत्पाद क्या बनाया, ए बी बनाया, और दूसरा सी क्या हो गया, इसमें विस्थापित हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक क्रियाशील परमाणु या उसका समूह भी हो सकता है, ठीक है, वो दूसरे जो कम क्रियाशील वाला अभिकारक है या उसके परमाणु का समूह है उस अभिकारक को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा परमाणु अधिक क्रियाशील है और कौन सा परमाणु कम क्रियाशील है, ठीक है। तो इस क्रियाशीलता को पहचानने के लिए एक श्रेणी दी गई है जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या कहेंगे इसे, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसमें जो परमाणु हैं या तत्व हैं उन्हें उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्या रखा है, बढ़ते और घटते क्रम में रखा गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे श्रेणी बनाई भी है, यहाँ पे दिख रही है तो देखना, इसमें क्रियाशीलता श्रेणी सक्रियता श्रेणी, इसमें क्या है, इसको घटते क्रम के आधार पे मैंने व्यवस्थित कर रखा है, ठीक है। इसमें जो अगर परमाणु देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम इसमें सबसे अधिक क्रियाशील होता है। उसके बाद क्या हो गया, सोडियम, फिर ऐसी कैल्शियम, इनके क्रियाशीलता का क्रम है सबसे अधिक ये, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे लास्ट में सबसे कम किसका होता है, एयू यानी गोल्ड का सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर को जितनी भी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिड में क्या रहता है, हाइड्रोजन, उसके ऊपर को जितने भी तत्व होते हैं या क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं इन्हें कम क्रियाशील तत्व कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, इसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं उन एग्जाम्पल को हम एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन ले रखा है, ठीक है, आयरन में देखें, आयरन उसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के साथ। तो अब हमें सक्रियता श्रेणी अगर हमें याद है तो हम देखेंगे कि आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, क्योंकि देखो आयरन यहाँ पर है और कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, यानी एक नया उत्पाद बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने नीचे और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जिंक का और कॉपर सल्फेट का। तो ये एग्जाम्पल भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल को ही बताते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक व कम क्रियाशील दोनों ही अभिकारक क्या होते हैं, इनके परमाणु आपस में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले समझा देती हूँ। माना एक अभिकारक है ए बी, ठीक है, चाहे कम क्रियाशील हो या अधिक क्रियाशील हो, दोनों के परमाणु क्या होते हैं, आपस में विस्थापित होते हैं। एक है हमारा अभिकारक ए बी, दूसरा मैंने ले लिया सी डी, ठीक है। इन दोनों के परमाणु क्या हो गए, आपस में विस्थापित हो गए। माना ये यहाँ चले गया और ये यहाँ चले गया, तो उत्पाद के रूप में क्या बना, ए सी और बी डी, हमारे दो नए उत्पाद बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभिकारक के ही परमाणु क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं या आपस में विस्थापित हो जा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहला रही हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहला रही हैं, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है, सोडियम सल्फेट जैसे मैंने ले लिया Na2SO4 है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड BaCl2। पहली बार में हमने क्या डाला, सोडियम सल्फेट डाला, दूसरी बार में हमने बेरियम क्लोराइड यहाँ पे डाल दिया। इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो ये क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जो सोडियम Na है, हाँ ये Na सोडियम, तो जो सोडियम है वो किस में ब्रेक हुआ, सोडियम के पॉजिटिव आयन Na किस में टूटता है, प्लस में, Na प्लस में टूटता है। जो सल्फेट है वो टूटा हमारा 2 नेगेटिव में, सल्फेट किस में टूटा, 2 नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे बेरियम टूटा हमारा 2 प्लस आयन में टूटा, और क्लोरीन सबको पता है कि माइनस में टूटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस और इसका माइनस मिलके आपस में एक उत्पाद बना लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2 और Cl2 है ना, तो इनको NaCl, तो 2NaCl हमें मिल जाएगा। 2 मोल इसके थे, 2 मोल, तो हमने इसे क्या लिख दिया, 2NaCl। तो देखो प्लस, इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला, इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही Ba जो पॉजिटिव था और SO4 नेगेटिव था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है, ये अभिक्रियाएं होती हैं। मैंने आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा डिटेल से समझाने के लिए बता दिया है। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया आती हैं तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना और 2 इसके एग्जाम्पल लिख देना। कभी कभी क्या होता है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो उस समय भी आप केवल डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल ले लिया Mg, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के हमने कराई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, उत्पाद के रूप में मिला 2MgO, ठीक है। यहाँ पे हम इसे बैलेंस कर लेंगे, ये एक अभिक्रिया हुई। इसमें देखो हमारा जो उत्पाद है, उत्पाद जो हमें मिल रहा है उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है ना, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो जा रही है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, या साथ ही साथ हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, उपचयन अभिक्रिया। तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें क्या है, हमारा जब हमारा अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है और हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी, उपचयन। और अब देखो अपचयन क्या होती है, अपचयन डायरेक्ट इसके अपोजिट हो जाती है। इसी को हम रिवर्स करके अगर देख लें, 2MgO हमारा क्या है, अभिकारक है। इसमें क्या हुआ, जब अभिक्रिया हुई तो हमें क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट गया, हमें क्या मिला, 2Mg मिला और O2 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन उस समय जुड़ी थी और यहाँ से पे क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ये टूट गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के साथ आपको बता दिया है कि अपचयन क्या होती है और उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो आप इस उदाहरण के थ्रू भी आप समझा सकते हैं कि अपचयन और उपचयन। अब बात करते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती है जहाँ पे हमारा अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे एक अभिकारक तो अपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक तो हमारा क्या होगा, उपचयित हो रहा है, उपचयित, और दूसरा अभिकारक हमारा क्या हो रहा है, अपचयित हो जा रहा है। अब कैसे हो रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। जैसे CuO एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उत्पाद हमें मिलता है, जब ये अभिक्रिया हो रही है तो कॉपर और जल हमें यहाँ पे मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पे जो अभिकारक है, हमारा पहला अभिकारक, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी थी, लेकिन जब उत्पाद के रूप में ये प्राप्त हो रहा है तो इसमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन इसमें से हट गई है, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई है, इसमें कमी हो रही है। और जब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपचयित, अपचयित। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयित। अब दूसरा देखो, जो हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन जब हमें उत्पाद के रूप में मिला है तो इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, तो इसे क्या कहेंगे, उपचयित। तो ऑक्सीजन का जब जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि की उपचयन कहलाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयित हो रही है। तो ये इस अभिक्रिया को, ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया हो कहलाएगी, जिसमें एक अभिक्रिया तो अभिकारक तो उपचयित हो रहा है, दूसरा अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम कल बात करेंगे जो दो हमारे छोटे से और टॉपिक है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो ये फिर इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।